Welcome back to the world of physics. So this is Sonali, your physics tutor, and you're watching a YouTube channel that is Physics, the Friction of Minds. So बच्चों, it gives me an immense pleasure to once again welcome you all in my physics class. So as we all know that in the last class we have ended up the chapter that is units and measurement. कुछ पोर्शन जो है चैप्टर का वो स्किप किया है बिकॉज ऑफ कोविड-19. वो पोर्शन जो है वो एलिमिनेट हो चुका है. जैसे कि एरर एनालिसिस का जो पार्ट है वो हमने नहीं लिया है बिकॉज इस बैच के लिए वो पार्ट जो है सिलेबस से एक्सक्लूड किया है. ठीक है. सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर. सो विल स्टार्ट द सेकेंड चैप्टर एंड द नेम ऑफ दैट चैप्टर इज मैथमेटिकल मेथड्स. ओके. सो बच्चों, अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है, सो फिजिक्स की जंग अगर आपको लड़नी है तो हर जंग लड़ने के लिए हमें कोई टूल लगता है. सो इफ यू वांट टू फाइट विद द फिजिक्स देन द बेस्ट टूल इज अ मैथ्स. ठीक है. मैथमेटिकल मेथड्स. अगर आपका मैथ स्ट्रांग होगा तो आपको फिजिक्स पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी. सो अभी जो है आपकी जो स्टार्टिंग है, अभी हम आपका बेस बना रहे हैं. सो जितना हो सके मैथ्स जो है उसे अपना स्ट्रांग कर लो. अगर आपका मैथ स्ट्रांग है, अगर मैथ्स पे आपकी एक कमांड है तो आपको फिजिक्स पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी. ठीक है. सो ये जो हमारा सेकेंड चैप्टर है दिस इज मैथमेटिकल मेथड, जिसमें डिफरेंट मैथमेटिकल टूल्स हमें स्टडी करना है. ठीक है. सो सबसे इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल जो फिजिक्स में हर बार आता है, हर चैप्टर में, हर डेरिवेशन में आता है, दैट इज वेक्टर एनालिसिस. जैसे कि मैंने आपको कहा कि डायमेंशनल एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एज फार एज योर बेसिक इज कंसर्न. इन द सिमिलर वे vector analysis is one of the mathematical tool which plays a very important role in physics. ठीक है. बहुत से बच्चों को फिजिक्स में बहुत सारे डिफिकल्टीज आती है. डिफिकल्टीज इसी के लिए आती है क्योंकि ये जो बेसिक्स है ये उनका पक्का नहीं होता है. ठीक है. वेक्टर की लैंग्वेज से अगर आप फैमिलियर हो गए, वेक्टर एनालिसिस अगर आपको समझ में आ गया तो आपका 30% फिजिक्स तो ऐसे ही आसान हो जाएगा. ठीक है. सो जो भी हम यहाँ पे बताएंगे, जो भी की पॉइंट्स बताएंगे, वो सारे की पॉइंट्स आपको नोट करना है और जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाएगा अगर आप उसे प्रॉपरली फॉलो करोगे तो फिर ये सब्जेक्ट जो है आपके लिए और क्लोज हो जाएगा. ठीक है. बिकॉज फिजिक्स को पढ़ना है तो एक फील के साथ पढ़ना होगा. जब इस सब्जेक्ट को आप फील करोगे तो ही एक अलाइननेस आप में आएगी. ठीक है. सो लेट्स take a feel of this particular point, that is vector analysis. So basically the name of chapter is mathematical methods, in which one of the mathematical tool that we are going to discuss is vector analysis. ठीक है. So बच्चों 10th तक आपको ये पता है कि फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो दो टाइप्स की होती है. एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी. डेफिनेशन भी आपको पता है, नो डाउट, एंड आई एम नॉट गोना आस्क यू द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर और स्केलर. ये सब कुछ आपको पता है. फिर यहाँ पे हमें क्या डिस्कस करना है. सो एज वी आर स्टडिंग, एज वी आर डिस्कसिंग द फिजिक्स ऑफ 11th स्टैंडर्ड, अब हमें एक स्टेप अहेड जाके डिस्कशन करना है. ठीक है. सो वेक्टर क्या होता है, कौन से फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है, स्केलर है, ये सब कुछ आपको पता है. बट माई क्वेश्चन इज व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ वेक्टर. क्यों वेक्टर की नीड है, ये सब कुछ हमें यहाँ पे डिस्कस करना है. ये की पॉइंट्स हमें डिस्कस करना है. ठीक है. तभी हमारा बेसिक जो है वो पक्का होगा. सो बच्चों, लास्ट चैप्टर जो था हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसमें हमने यूनिट्स की स्टडी की, सिस्टम ऑफ यूनिट्स देखे, फिजिकल क्वांटिटीज देखी. ठीक है. उसके टाइप्स देखे. सो हमने यही देखा कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, वी एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड यूनिट. राइट. सो अकॉर्डिंग टू योर फर्स्ट चैप्टर, any physical quantity is expressed in terms of what? Expressed in terms of its magnitude and its SI unit. ठीक है. जैसे कि मैंने कहा कि लेंथ ऑफ रॉड इज 10 सेंटीमीटर. सो ये 10 क्या हो गया, ये 10 हो गया मैग्नीट्यूड और ये सेंटीमीटर. ठीक है. मीटर लिख देते हैं तो ये मीटर हो गया इसका SI यूनिट. बट ये यहाँ तक ही सफिशिएंट नहीं है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को आप बस मैग्नीट्यूड और यूनिट के फॉर्म में लिख दो तो वो फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीटली एक्सप्रेस्ड हो जाएगी. ये इनसफिशिएंट नॉलेज है. ठीक है. तो फिर क्या है. ठीक है. तो देखो क्या है, मिस्ट्री क्या है, ये देखो. सपोज मैंने आपको एक एग्जांपल दिया. द एग्जांपल इज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अ पर्टिकुलर डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड. सो कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. So first of all let's write the given data. What is given? Speed is given 20 मीटर पर सेकेंड. टाइम दिया है हमें 5 सेकेंड और डिस्टेंस पूछा है.
So let the distance be denoted by s. अब 9-10 में सिंपल सा फॉर्मूला आपने पढ़ा है, वेलोसिटी या फिर स्पीड इक्वल्स टू होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, यहाँ पे मैंने डिस्टेंस को s से रिप्रेजेंट किया है. सो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम. वेलोसिटी आपकी 20, दिस टाइम है आपका 5, सो ये हो जाएगा 100 मीटर. सो इस तरह से आपने क्या निकाल लिया, इस तरह से आपने इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकाल लिया. क्लियर? So by using a given data, whatever the data is given in this numerical, by using that data, you have determined the distance traveled by an object, but you will never know and you will never realize that where the object has been reached unless you know the direction in which the object is moving. Correct है ना? ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, उसकी वेलोसिटी टाइम दिया है, हमें डिस्टेंस निकालना था, हमने डिस्टेंस तो निकाल लिया कि इस डेटा के साथ ऑब्जेक्ट 100 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, बट ये 100 मीटर डिस्टेंस कवर करके ऑब्जेक्ट कहाँ जाके पहुंचा है ये हमें नहीं पता हो सकता जब तक हमें उस ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन नहीं पता है. राइट? दैट मीन्स इट इज वेरी वेल क्लियर दैट इन कुछ फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड और ऐसा यूनिट से ही रिप्रेजेंट नहीं की जाती. तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड यूनिट के साथ साथ किसकी जरूरत होती है, डायरेक्शन की भी जरूरत होती है. और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, वी कॉल इट एज अ vector. Clear? So this is the need of vector, that every time every physical quantity cannot be completely expressed by the magnitude and the unit. Okay? Some physical quantities requires direction also to represent it completely, and those physical quantity which requires both magnitude as well as direction along with the SI unit, we call that physical quantity as a vector quantity. So this way, that is the need of vector. So now let's talk some points regarding scalar and vector, and then we will see the types of vector. So depends on the necessity of magnitude and a direction, we differentiate the physical quantities into two types, that is scalar physical quantity and vector physical quantity. Okay, so the scalar physical quantities are the one which can be completely expressed by a magnitude alone. Okay, but the vector quantities are those which can be completely expressed by magnitude as well as direction. Okay, so that is basically a difference. अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपको पता है, जैसे कि मैंने कह दिया कि मुझे कोई स्केलर क्वांटिटी को कैसे एक्सप्लेन करना है. सपोज आई सेड दैट मास ऑफ ऑब्जेक्ट, सपोज मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10 kg. तो यहाँ पे ये 10 क्या हो गया, 10 हो गया मैग्नीट्यूड, और ये kg क्या हो गया, इसका SI यूनिट, जिसे हम कहते हैं एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड. क्या कहते हैं हम इसे, रेफरेंस स्टैंडर्ड. क्लियर? सो इफ इट इज गिवन दैट mass of an object is equals to 10 kg, that it clearly indicates that this 10 simply represents a magnitude. ये 10 क्या रिप्रेजेंट करता है कि इस ऑब्जेक्ट का मास इस स्टैंडर्ड से, इस स्टैंडर्ड कौन सा स्टैंडर्ड, 1 kg के स्टैंडर्ड से 10 टाइम्स ज्यादा है. राइट? और ये kg क्या रिप्रेजेंट करता है, सिंपली उसका SI यूनिट. ओके, सो this much data is sufficient to express that the given physical quantity is mass. Clear? वैसे ही मैं कह सकती हूँ length of rod is 10 मीटर. इसका मतलब क्या हो गया, this 10 represents that the length of this rod is 10 times more as compared to some reference standard, and that is meter. Okay, so all these are the scalar physical quantities. और भी scalar physical quantities है हमारे पास, जैसे कि टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, speed. So all these are the scalar physical quantities. But you know that in case of a vector you need both magnitude as well as direction. So the examples of vector क्या हो जाएंगे, अभी हमने डिस्कस किया था, displacement, velocity, force, acceleration. So all these are the examples of vector physical quantity. Okay, so this is basically a difference between scalar and vector. Now you need to go with a vector. हमारा आगे का जो भी डिस्कशन होगा इस चैप्टर में वो वेक्टर से रिलेटेड होगा, बिकॉज हमें वेक्टर एनालिसिस स्टडी करना है, विच इज वन ऑफ द मैथमेटिकल टूल टू फाइट विद द फिजिक्स. क्लियर? सो नाउ यू आर मच फैमिलियर विद द बेसिक्स ऑफ अ वेक्टर. You know the need of a vector, you know the different vector physical quantity. Now let's see the representation of vector. So बच्चों,
any vector is represented by directed line segment that we alternatively called as arrow. ठीक है, सो कोई भी वेक्टर जो है वो लाइन सेगमेंट से एक्सप्रेस किया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे हम एरो भी कहते हैं. जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, सपोज आई हैव सेड दैट द ऑब्जेक्ट इज गेटिंग डिस्प्लेसेस. ठीक है, ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेसिंग फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q. ठीक है, तो ये हो गई ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन, ये हो गई ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन, ये हो गई ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज हेड. ये आपको इस तरह से डिनोट करना है. द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, देन द एरो, दिस एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर. तो ये जो इनिशियल पोजीशन है, दिस इज कॉल्ड एज टेल ऑफ वेक्टर, और ये जो है दिस इज कॉल्ड एज हेड ऑफ वेक्टर. और जिधर हेड होगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर. सो दिस हेड रिप्रेजेंट्स, ये जो हेड है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर. और ये जो लाइन सेगमेंट आपने ड्रॉ किया है, लेंथ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट, व्हाट, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट gives you magnitude of vector, gives you magnitude of vector. clear? And head जो है it represents what, it represents direction of vector. so जिधर ये हेड होगा वो वेक्टर की डायरेक्शन होगी. अगर मैंने वेक्टर ऐसे ड्रॉ किया है, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर. क्लियर है? ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन में का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात कर रहे हैं. सो सिंबॉलिकली दिस, ये हो गया डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. सो सिंबॉलिकली इट इज डिनोटेड बाय P, Q and this arrow on its head. Okay, so this completely represents a vector physical quantity. It's a symbolical representation. Okay, और else ऐसा नहीं भी ड्रॉ करना है तो आप बहुत सारे वेक्टर्स हमारे पास है, जैसे कि अब मैंने फोर्स वेक्टर कंसिडर किया, तो आप सिंपली सिंबल लिखोगे फोर्स का और उसके ऊपर क्या दोगे, एरो. ओके, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट दैट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. और अगर आपने फोर्स को सिंपली ऐसे लिखा है तो ये फोर्स का सिंपली क्या देगा आपको, मैग्नीट्यूड. तो कोई भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी अगर आपके पास है, यू नीड टू गिव अ एरो ऑन इट्स हेड. क्लियर? अगर आपको दूसरी फिजिकल क्वांटिटी लिखनी है लाइक वेलोसिटी, तो सिंबल क्या है, v, बट वेलोसिटी इज अ वेक्टर, सो आपको इसके ऊपर क्या देना होगा, एरो ऑन इट्स हेड. ओके, सो दिस इज द सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी. और अगर आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड लिखना है, कोई वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड लिखना है, जैसे कि फोर्स ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये जो है ये कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स हो गया, जिसमें F रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड और ये एरो रिप्रेजेंट करेगा कि ये क्या है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है. अगर आपको सिंपली इसका मैग्नीट्यूड लिखना है, अगर आपको इस वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का सिंपली मैग्नीट्यूड लिखना है, तो आपको क्या करना होगा, इसे मॉड में लिखना होगा. सो मॉड रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड. ओके, और एल्स यू कैन सिंपली राइट इट एज एफ. सिंपली एफ लिखोगे तो वो सिंपली मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा, और मॉड में एफ बार लिखोगे तो वो भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड ही रिप्रेजेंट करेगा. तो वेक्टर के साथ लिखना है मैग्नीट्यूड तो बार मॉड देना होगा, और वेक्टर के बिना लिखना है आपको, मतलब एरो के बिना लिखना है तो सिंपली इस तरह से लिखना होगा. क्लियर? सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ वेक्टर. सो बच्चों, आगे का जो आपका फिजिक्स है उसे अगर समझना होगा तो आपको वेक्टर के टाइप समझना बहुत जरूरी है. सो नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ वेक्टर. द फर्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अ नल वेक्टर और अ जीरो वेक्टर. ठीक है, अब इसके नाम में ही हर वेक्टर का जो नाम होगा उसके नाम में ही उसका मीनिंग हिडन होगा. ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है नल वेक्टर और जीरो वेक्टर. ठीक है, दोनों का मीनिंग एक ही है. अब ये जीरो क्या रिप्रेजेंट करेगा, सबसे पहले वेक्टर क्या है, वेक्टर मतलब ऐसी क्वांटिटी जिससे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, राइट. अब वेक्टर बोलने के बाद डायरेक्शन तो रहनी ही है, बट ये जीरो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड विद अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, वी कॉल इट एज अ जीरो वेक्टर और अ null vector. So how will you define this null vector? A physical quantity, a
vector, or we can say a vector having zero magnitude, a vector having zero magnitude and particular direction is called null vector, or you can also call it as a zero vector. ठीक है, सो नल वेक्टर या जीरो वेक्टर ये ऐसा वेक्टर होगा जिसे पर्टिकुलर डायरेक्शन तो होगी, बट जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होगा वी कैन कॉल इट एज अ जीरो वेक्टर और अ नल वेक्टर. अब अगर एग्जांपल की बात करें तो बहुत सारे एग्जांपल है, बस इतना है कि हमें इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करते आता, एक्सप्रेस नहीं करते आता. तो बच्चों आपको पता है कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो मुझे बताओ वेलोसिटी वेक्टर कितना हो जाएगा, जिसे आप इनिशियल वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करते हो, कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड. सो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट इज रिप्रेजेंटिंग दिस वेक्टर दैट इज नल वेक्टर, बिकॉज यू नो दैट if the object is at rest then its initial velocity will be 0, and hence I can write u bar is equals to 0. So velocity is a vector, that's why I have given an arrow or bar on its head, जो कि हमने अभी रिसेंटली डिस्कस किया. ठीक है, और एग्जांपल आप ले सकते हो, if object is moving with uniform velocity, ठीक है, तो मुझे बताओ एक्सेलरेशन वेक्टर कितना हो जाएगा. अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा है, मतलब थ्रू आउट द मोशन उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है. अब एक्सेलरेशन कब होता है ऑब्जेक्ट को, व्हेन वेलोसिटी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अगर थ्रू आउट द पाथ वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ बदल नहीं रही है, तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना होगा, ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन होगा 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. So this also represents which vector, zero vector or a null vector. Clear? So this is the first type of vector. Now the second type of vector is resultant vector. So now let's see what is mean by resultant vector. Resultant ये word का meaning अगर आपको पता होगा तो resultant vector आप easily define कर सकते हो. तो अब example के तौर पे पहले example आप समझ के लो. अगर हमारे पास एक ब्लॉक है, हेवी ब्लॉक है जिसका मास है m, ठीक है, एक ने फोर्स लगाया F1 बार, बट उससे ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं हुआ, आपको इस हेवी ब्लॉक को डिस्प्लेस करना है. बट सिंगल पर्सन ने फोर्स लगाया F1 बार जिससे ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं हुआ, दूसरा पर्सन आया उसने भी फोर्स लगाया F2 बार, स्टिल ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं हुआ. ठीक है, थर्ड पर्सन आया, ये हो गया आपका F2 बार, थर्ड पर्सन ने फिर से फोर्स लगाया F3 बार. अब ये तीनों के फोर्सेस की वजह से ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ, मतलब ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स कितना हो गया, इन तीनों फोर्सेस की एडिशन, और ये तीनों को ऐड करके जो एक पर्टिकुलर फोर्स वेक्टर मिलेगा उसी वेक्टर को कहा जाता है रिजल्टेंट वेक्टर. रिजल्टेंट का मतलब होता है नेट एडिशन ऑफ ऑल द वेक्टर्स दैट इज बीइंग एक्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट. क्लियर? सो दैट वी कॉल्ड एज अ रिजल्टेंट वेक्टर. कैसे डिफाइन करोगे रिजल्टेंट वेक्टर को? अ रिजल्टेंट वेक्टर is a single vector, is a सबका ऐड करके जो एक पर्टिकुलर वेक्टर मिलेगा वो एक सिंगल वेक्टर होगा. सो रिजल्टेंट वेक्टर इज अ सिंगल वेक्टर which produces or which gives same effect as that produced by all individual vectors together. सो सारे वेक्टर्स मिला के, सारे इंडिविजुअल वेक्टर्स मिला के जो एक नेट इफेक्ट होगा वही नेट इफेक्ट एक सिंगल वेक्टर देगा, उसी वेक्टर को हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर. तो यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर एफ बार क्या हो जाएगा, F1 बार प्लस F2 बार प्लस F3 बार. क्लियर? सो दैट इज कॉल्ड एज अ रिजल्टेंट वेक्टर. थर्ड टाइप ऑफ वेक्टर इज अ नेगेटिव वेक्टर. सो नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, अगर हमारे पास दो वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है बट जिनकी डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट है, तो उस वेक्टर को हम क्या कहेंगे, नेगेटिव वेक्टर. ठीक है,
So negative vector is defined as a negative vector of a given vector is a vector which has the same magnitude as that of a given vector but in exactly opposite डायरेक्शन. क्लियर. सो अगर हम इसे एक्सप्लेन करना होगा तो सपोज देखो ये हमारे पास एक वेक्टर है. सपोज दिस इज वेक्टर ए बार. ठीक है. सो विथ रेफरेंस टू दिस गिवन वेक्टर ए बार, यहाँ पे गिवन वेक्टर वर्ड मेंशन है. सो नेगेटिव वेक्टर को अगर आपको डिफाइन करना है तो आपको एक रेफरेंस वेक्टर लगेगा जिसके रेफरेंस में आप दूसरे वेक्टर को नेगेटिव कहोगे. तो ये है आपका रेफरेंस गिवन वेक्टर ए बार. So with reference to this given vector a bar, if I draw another vector like this, so let this be b bar. ठीक है. So देखो दोनों वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट है, बट दोनों की जो लेंथ है, इन लाइन सेगमेंट्स की जो लेंथ है वो सेम है. और लाइन सेगमेंट की लेंथ क्या रिप्रेजेंट करती है? मैग्नीट्यूड. तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड कैसा है? इक्वल. और डायरेक्शन कैसी है? डायरेक्शन है एग्जैक्टली opposite. So such kind of vector are called as a negative vector. Clear? So fourth type of vectors जो है वो है equal vectors. ठीक है. अब दो vectors को आप equal कब कहोगे? अगर आपके पास दो vector है जिनकी direction भी सेम है, जिनका magnitude भी सेम है, तो ऐसे दो vectors को हम कहेंगे equal vector. बट ये दो vectors equal होने के लिए सिर्फ यही condition मतलब satisfied नहीं है, तो along with that those two vectors should represent the same physical quantity. So अगर दो vectors same physical quantity को represent करते हैं, जिनका magnitude भी same है, जिनकी direction भी same है, तो ऐसे दो vectors को कहा जाता है equal vector. ठीक है. And that's why the two vectors a bar and b bar representing same physical quantity, this is very important. तो एक वेक्टर वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर है, और दूसरा फोर्स वेक्टर है. भले ही उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगा, बट दोनों वेक्टर दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलग अलग. सो वी कैन नॉट कॉल इट एज इक्वल वेक्टर. ओके. सो टू वेक्टर्स a bar and b bar, this is just for the sake of example I have taken two vectors a bar and b bar representing same physical quantity and having same magnitude as well as direction, we can call it as a equal vector. ठीक है. so for the sake of example यही लेते हैं. ये है आपका a bar और अगर दूसरा वेक्टर है आपका b bar, तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों का जो हेड है वो सेम डायरेक्शन में है. राइट. मतलब इनकी डायरेक्शन कैसी है? सेम है, बिकॉज हेड रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन एंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड. दोनों की लेंथ सेम है, मतलब इनका जो मैग्नीट्यूड है वो भी कैसा है? सेम है. सो सच काइंड ऑफ वेक्टर्स आर कॉल्ड एज अ इक्वल वेक्टर्स. नाउ सो बच्चों फिफ्थ टाइप ऑफ वेक्टर्स जो है हमारा वो है पोजीशन वेक्टर. बट डायरेक्टली पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन देखने से पहले पोजीशन वेक्टर मतलब क्या थोड़ा सा बेसिक समझ के लो. ठीक है. कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए देखो हमारे पास तीन कंडीशन है. हम डायमेंशंस की बात करते हैं, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन. राइट. अगर मैं कोई लाइन पे खड़ी हूँ मतलब मैं 1 डायमेंशन पे हूँ, अगर मैं कोई प्लेन पे खड़ी हूँ तो मैं 2 डायमेंशन में हूँ, अगर मैं कोई स्पेस में खड़ी हूँ लाइक दिस रूम इज अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर. क्लियर. सो इन ऑर्डर टू लोकेट और स्पेसिफाई द पोजिशन ऑफ एनी पार्टिकल इधर अलॉन्ग अ लाइन, इधर इन अ प्लेन और इधर इन अ स्पेस, मतलब 1 डायमेंशन में हो, 2 डायमेंशन में हो या 3 डायमेंशन में हो, कोई भी पार्टिकल की अगर आपको पोजीशन स्पेसिफाई करनी है तो आपको क्या लगेगा? यू विल नीड अ पर्टिकुलर पॉइंट एंड दैट इज कॉल्ड एज अ रेफरेंस पॉइंट. अगर मैंने आपसे पूछा कि मेरा डिस्टेंस निकालो, मतलब मैं इस पोजीशन पे खड़ी हूँ, सो जस्ट फाइंड इट आउट दैट एट हाउ मच डिस्टेंस आई एम. तो एट हाउ मच डिस्टेंस निकालने के लिए, वो डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट लगेगा कि उस रेफरेंस पॉइंट से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आप मेजर करोगे. मैंने सिर्फ इतना कह दिया कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मेरा डिस्टेंस मेजर करो, तो आप डिस्टेंस कहाँ से मेजर करोगे? आपको एक रेफरेंस पॉइंट तो लगेगा. जैसे कि बोर्ड को अगर रेफरेंस पॉइंट ले लिया तो आप बोर्ड से मेरा डिस्टेंस मेजर करोगे. सामने एक वॉल है, वहाँ से अगर मेरा डिस्टेंस मेजर करना है आपको, तो उस वॉल को आपको रेफरेंस पॉइंट कंसिडर करना पड़ेगा. तो कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या फिर लोकेशन अगर आपको स्पेसिफाई करना है, फिर वो 1 डायमेंशन में रहो, 2 डायमेंशन में रहो या 3 डायमेंशन में रहो, यू नीड अ रेफरेंस पॉइंट. And as we are talking about the mathematical tools, so you know the coordinate system, Cartesian coordinate system के बारे में आपको पता है, x, y, z, और यहाँ पे होता है O. ठीक है. So this is called as a Cartesian coordinate system.
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट system. Clear? So basically in maths different coordinate systems are used, like this is a Cartesian coordinate system in which we use the three axes x, y, z which are mutually perpendicular to each other. Apart from that और भी कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम्स है, बट वो हमारे सिलेबस के आउट ऑफ स्कोप है. तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी पार्टिकल की अगर आपको पोजीशन या फिर लोकेशन स्पेसिफाई करना है तो आपको रेफरेंस पॉइंट लगेगा. और अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर रहे हो, दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, सो ये जो होता है ओरिजिन, इस ओ को हम क्या कहते हैं, इस ओ को हम कहते हैं ओरिजिन, और इसी ओरिजिन को ट्रीट किया जाता है एज अ रेफरेंस पॉइंट. क्लियर? क्योंकि अगर मैंने आपसे कहा कि आई एम मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, ओके, एंड आई रीच्ड हियर, सो मेरा डिस्टेंस निकालो, तो कहाँ से निकालोगे, ओरिजिन से ही निकालोगे ना. सो ये ओरिजिन क्या हो गया आपका, ये ओरिजिन हो गया आपका रेफरेंस पॉइंट. क्लियर? सो सपोज नाउ आई एम हियर, अब मैं यहाँ पे हूँ, ये ले लेते हैं हम पॉइंट P. सो ये एक्स वाई प्लेन है, ये वाई जेड प्लेन है, ये एक्स जेड प्लेन है. तो सपोज आई एम इन अ एक्स वाई प्लेन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. सो अब मुझे अगर मेरी पोजीशन स्पेसिफाई करनी होगी, सो मुझे एक वेक्टर लगेगा और उसी वेक्टर को कहा जाता है पोजीशन वेक्टर. एंड दैट्स व्हाई वी डिफाइन अ पोजीशन वेक्टर एज अ वेक्टर व्हिच गिव्स अस द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल at a point, at this point with respect to origin, with respect to this origin of chosen coordinate system. chosen coordinate system इसके लिए यहाँ पे ये system यूज की. so इसके बाद दूसरे भी systems होते हैं जैसे spherical coordinate system, cylindrical coordinate system. ठीक है? so यहाँ पे we have considered Cartesian coordinate system. okay, so what is position vector? local language में a vector will specify the position of a particular particle that we call with reference to this origin of chosen coordinate system, that is called as a position vector. तो ये पोजीशन जो है मेरी, ये यहाँ से है, ओरिजिन से है, इस रेफरेंस पॉइंट से है. सो इस वेक्टर को कहा जाता है पोजीशन वेक्टर. सो ये डायग्राम में पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ पी बार. ओके, और ये जो है लेट दिस बी डिनोटेड बाय आर. सो यू कैन ऑल्सो राइट इट एज आर बार. और फिजिक्स में आगे जब भी पोजीशन वेक्टर का नाम आएगा तब जनरली यही सिंबल यूज होता है, दैट इज आर बार. सो दिस आर बार रिप्रेजेंट्स द पोजीशन वेक्टर. क्लियर? सो अब क्या होगा, अब अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन या फिर पोजीशन स्पेसिफाई करनी है स्पेस में, ठीक है, प्लेन में या फिर लाइन पे, कहीं पे भी, तो आपको एक वेक्टर लगेगा, उस वेक्टर को कहा जाता है पोजीशन वेक्टर. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द पोजीशन वेक्टर. सी हमारा अप्रोच, हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो सिर्फ डेफिनेशन और एग्जाम्पल तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए, उसका यूज़ क्या है ये हमें पता होना चाहिए. फिजिक्स में वो कॉन्सेप्ट है तो वो क्यों है, उसका डेली लाइफ में यूज़ कहाँ है, ये हमें पता होना चाहिए. क्लियर? सो दिस इज पोजीशन वेक्टर. सो माय डियर स्टूडेंट्स, द लास्ट टाइप ऑफ वेक्टर दैट इज अ यूनिट वेक्टर. सो आई होप आपको वेक्टर्स बोर नहीं हुआ है. अरे वेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आगे की कहानी पूरी अभी बाकी है. अभी तो हम सिर्फ टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं. ये टाइप्स आप अच्छे से समझ के लो, मतलब आगे का पूरा वेक्टर एनालिसिस आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा. ठीक है? सो देखो लास्ट टाइप ऑफ वेक्टर है यूनिट वेक्टर. अब नाम में ही इसका मीनिंग हिडन है. जैसे हमारे नाम का एक मतलब होता है, उस वेक्टर के नाम का भी मतलब है. जीरो वेक्टर क्या था, ऐसा वेक्टर जिसका जीरो मैग्नीट्यूड था और जिसे पर्टिकुलर डायरेक्शन थी. वैसे यूनिट वेक्टर क्या होगा, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड होगा यूनिटी, दैट इज 1, और जिसे पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, दैट वी कॉल्ड एज अ यूनिट वेक्टर. And that's why it is defined as a vector having unit magnitude in a given direction is called as a unit vector. ठीक है? अब यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन आपको पता हो गई. अब इसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन, इसका फॉर्मूला, सब कुछ हम देखते हैं. ठीक है? तो देखो इतना तो क्लियर है कि यूनिट वेक्टर हमेशा नॉन जीरो वेक्टर रहेगा, क्योंकि अब हमने पहला देखा है कि वेक्टर जीरो भी हो सकता है. जीरो वेक्टर खुद से हमने देखा, फर्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर. सो यूनिट वेक्टर हमेशा नॉन जीरो वेक्टर रहेगा. ठीक है? आपका वेक्टर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और जीरो भी. क्लियर? नेगेटिव वेक्टर देखा, जीरो वेक्टर भी देखा, और वेक्टर पॉजिटिव तो हो ही सकता है, बट स्केलर हमेशा पॉजिटिव होता है. स्केलर कैन नॉट बी जीरो, कैन नॉट बी नेगेटिव. ये डिफरेंस हमेशा ध्यान में रखना. ठीक है? सो बच्चों, सपोज आपके पास कोई नॉन जीरो वेक्टर है. सो लेट एम बार बी सर्टन नॉन जीरो वेक्टर. क्लियर? सो इस वेक्टर का अगर
मुझे मैग्नीट्यूड लिखना होगा, सो हाउ कैन आई राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर? मैंने आपको बताया कैसे लिखना है। वेक्टर को अगर हम मॉड लगा दें तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसका मैग्नीट्यूड, और एल्स विदाउट एरो लिखना है तो आपको सिंपली ऐसे लिखना होगा, दिस रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड। ओके, नाउ यूनिट वेक्टर ऑफ दिस गिवन वेक्टर m bar, व्हाट? यूनिट वेक्टर ऑफ गिवन वेक्टर m bar इज सिंबॉलिकली रिटर्न एज u और सफिक्स में m और ऊपर कैप। ठीक है, यूनिट वेक्टर भी, ये भी वेक्टर है, हम हर वेक्टर के ऊपर एरो या फिर ऐसे बार देते हैं, बट यूनिट वेक्टर के ऊपर हमेशा कैप ये ऐसे दिया जाता है, ये सिंबल। ठीक है, सो द यूनिट वेक्टर ऑफ गिवन वेक्टर इज ऑलवेज डिनोटेड बाय u m कैप। अगर मेरे पास कोई वेक्टर है p बार, इसका यूनिट वेक्टर मुझे लिखना होगा तो u सफिक्स में p कैप। अगर मेरे पास कोई वेक्टर है f बार, इसका यूनिट वेक्टर मुझे लिखना होगा तो u सफिक्स में f और ये कैप। So this is the representation, symbolical representation of unit vector. Clear? So अब आपके पास आपका जो given vector है वो है m bar। अब कोई भी वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी वेक्टर कैसे एक्सप्रेस होता है इन टर्म्स ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ योर गिवन वेक्टर m bar? दिस इज मैग्नीट्यूड। और क्या कैसे एक्सप्रेस करते हैं हम? Any vector is expressed as in terms of magnitude and direction, so this represents magnitude। अब डायरेक्शन कौन देगा, इस वेक्टर को डायरेक्शन कौन देगा, इस वेक्टर को डायरेक्शन देगा यूनिट वेक्टर, राइट? सो इनटू u m कैप, और फिर इस पे से आप यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला कैसे लिखोगे, u m कैप इक्वल्स टू m bar अपॉन m। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूनिट वेक्टर। क्लियर? सो अगर आपके पास वेक्टर है p बार और इसका यूनिट वेक्टर आपको लिखना है यूपी कैप, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर अपॉन इज मैग्नीट्यूड। क्लियर? लाइक दिस आपके पास वेक्टर है एफ बार, इसका यूनिट वेक्टर आपको लिखना है यू एफ कैप, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, गिवन वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ये एफ बार वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ये एम उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, और ये यू एम कैप क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट्स यूनिट वेक्टर। क्लियर? इससे आप और एक डेफिनेशन कर सकते हैं यूनिट वेक्टर की। हाउ? यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ गिवन वेक्टर टू इट्स मैग्नीट्यूड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट वेक्टर। यू नीड टू नो सम मोर इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिगार्डिंग यूनिट वेक्टर, सो लेट्स सी दोज टर्म्स। ठीक है, अगर आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है लाइक दिस, तो ये x, ये हो गया y, ये हो गया z, और ये हो गया आपका ओरिजिन o। क्लियर? सो इन केस ऑफ अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, along x axis unit vector is written as I cap, along y axis unit vector is written as j cap, and k for the z axis unit vector is written as k cap। ठीक है, सो इस तरह से यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट किया जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट वेक्टर। आई कैप, जे कैप, के कैप रिप्रेजेंट्स द यूनिट वेक्टर along x, along y and along z respectively। okay, so here I cap, j cap and k cap are unit vectors along x, y and z axis respectively। मतलब अगर आपको ऐसे दिया है, फोर्स वेक्टर दिया है एफ बार इक्वल्स टू 8 आई कैप, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, 8 रिप्रेजेंट्स करेगा इस फोर्स का मैग्नीट्यूड, और आई कैप क्या रिप्रेजेंट करेगा कि ये फोर्स कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, दिस फोर्स इज गेटिंग एक्टेड अलोंग एक्स डायरेक्शन। अगर आपको ऐसे दिया है एफ बार इक्वल्स टू 12 जे कैप, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि फोर्स 12 मैग्नीट्यूड का फोर्स कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, अलोंग वाई डायरेक्शन। अगर आपको ऐसे दिया है v बार इक्वल्स टू 7 के कैप, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, your velocity vector, that means your object is moving along which direction with a magnitude of 7, along which direction, along this z direction। clear? So I cap, j cap and k cap are the unit vectors along x, y and z axis respectively। so कोई भी वेक्टर में अगर i cap है तो वो वेक्टर कौन से डायरेक्शन में होगा, x,
जे कैप है y, k कैप है तो वो वेक्टर कौन से डायरेक्शन में होगा, z डायरेक्शन में। क्लियर? सो दिस इज all about vectors, need of vectors, symbolical representation of vectors and types of vectors. Now in the next class we'll see the operation of vectors कि vectors को कैसे ऐड किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो तब तक ये प्रिपेयर करो, ये बहुत बेसिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो वी विल मीट इन अ नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट पॉइंट। टिल देन स्टे स्टूडियस, स्टे क्यूरियस। थैंक यू।